सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्रिया जैसे कि आप जानते हैं, जो हम काम करते हैं उसे ही क्रिया कहते हैं, लेकिन इसको परिभाषित करना हो तो परिभाषा में कैसे बताएंगे? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, जाना, हंसना, रोना, बोलना, ये जो भी काम हम करते हैं इन्हें ही क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद बताने हैं। तो क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला क्रिया का भेद कर्म के आधार पर किया जाता है। कर्म के आधार पर भी क्रिया के फिर दो भेद होते हैं। कौन सा? एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है। जैसे कि मोहित गीत गाता है, तो मोहित गीत गाता है तो गीत क्या हो गया? वो कर्म हो गया। इसी तरह नितेश पतंग उड़ाता है, पतंग क्या हो गई? वो कर्म हो गई। तो जिन क्रियाओं में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हम क्या क्यों प्रश्न लगाएंगे, तो हमें उसका उत्तर जब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। दूसरी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सुभाषिनी नाच रही है, तो नाच रही है, ये इसमें कर्म नहीं है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गई। लड़कियाँ हंस रही हैं, तो यहाँ भी क्या हंस रही हैं, तो क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे करते हैं? क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे, कहाँ आदि प्रश्न लगाने पर जब उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अब हमने बताया था कि क्रिया के भेद दो आधार पे किए जाते हैं। पहला कर्म के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे पहली क्रिया कौन सी है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अध्यापक हूँ, मैंने पत्र लिखा, मैं गांव गया। तो यहाँ पे जब एक ही कर्म होता है तो वहाँ पे सामान्य क्रिया उसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया जब दो कर्म होते हैं एक वाक्य में तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे राजीव घर चला गया, घर जो है वो एक कर्म हो गया और चला गया वो दूसरा कर्म हो गया। तो यहाँ पे दो कर्म है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया कही जाएगी। महेश बाजार से लौट आया, तो बाजार एक कर्म हो गया, लौट आया दूसरा कर्म हो गया। तो दो कर्म है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जब कोई कार्य हम खुद ना करके किसी को प्रेरणा देते हैं, दूसरे से काम करवाते हैं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये भी दो प्रकार की होती है। पहली प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक होती है जब मैं किसी से कह के उससे काम करा लूँ। जैसे जोकर दर्शकों को हंसाता है, तो जोकर दर्शकों को हंसाता है तो वो दर्शकों को हंसने के लिए प्रेरित करता है ना, तो वो एक कर्मक क्रिया हो गई। माँ बच्चों को झूला झुलाती है, तो माँ झूला डायरेक्ट झुला रही है, तो वो क्या हो गया? वो एक कर्मक क्रिया हो गई। द्विक्रियक क्रिया कब होती है? जब दो कर्म शामिल होते हैं। जैसे पिताजी दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, तो पिताजी दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, खुद तो नहीं सिलते ना। वहाँ देखो पहले वाले में क्या था? माँ बच्चे को झूला खुद झुला रही थी, जोकर दर्शक को खुद हंसा रहा था, तो वहाँ एक कर्मक थी। लेकिन यहाँ पिताजी दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, वो दूसरे से काम करवा रहे हैं। माँ बेटी से चाय बनवाती है, वो दूसरे से चाय बनवा रही है, खुद नहीं कर रही है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। तीसरा आपका होता है नाम धातु। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ शब्द में प्रत्यय लगा लो आना, तो क्या हो जाएगा? हथियाना। गरम में आना शब्द लगा लो तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय गरमाना। इसी तरह संज्ञा में खरीद का खरीदना, दुख का दुखना, टक्कर का टकराना, ठीक है। इसी तरह सर्वनाम में अपना का अपनाना, विशेषण में गरम का गरमाना, नरम का नरमाना, मोटा का मोटाना। तो ये शब्द जो है वो प्रत्यय जुड़ के जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। कुछ प्रमुख क्रियाएं, जैसे कुछ क्रिया में पूर्व आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम दूध पीकर स्कूल गया, पहले उसने दूध पिया फिर वो स्कूल गया, ठीक है। अगला है
मैंने नहाकर पूजा की, मैं पहले नहाई उसके बाद मैंने पूजा की। तो एक काम खत्म करके दूसरा काम करते हैं तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न उत्तर जो है, क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। दूसरा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद आपकी किताब में बताए गए हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। जबकि इस अन्य क्रिया में एक पूर्वकालिक क्रिया भी होती है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो मुख्य क्रिया के पूर्व करने होने के बाद की जाने वाली क्रिया को, मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली की जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वो नहाकर स्कूल चला गया, तो पहले नहा लिया उसके बाद स्कूल चला गया, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आज्ञार्थक क्रिया किसे कहते हैं? आज्ञार्थक क्रिया आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध कराने वाली क्रिया को आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ो, लिखो, खेलो, बैठो, उठो, तो जब कोई आज्ञा देता है तो यह आज्ञार्थक क्रिया कही जाती है। इसी तरह इसमें दूसरा प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसे फिर से पढ़िए और इसके एक्सरसाइज के प्रश्नों को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप खुद करेंगे, पाठ को बार बार पढ़ेंगे, तो आपको वो ढंग से समझ में आएगा। लेकिन अभी फेयर में नहीं, आप उसे पेंसिल से करिए। जब मैं आपको फेयर में कराऊंगी तो आप जो अपनी गलतियां की होंगी उन्हें आप सुधारेंगे। ठीक है?